हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था, तीसरा लेक्चर में क्या क्या बताया हुआ था। सर रस के बारे में बताया हुआ था, उसके सिद्धांत के बारे में बताया हुआ था, और बोला हुआ था ये भी कि कौन से रस से कौन सा दोष प्रकोपित होता है, कौन क्षय होता है, कम वृद्धि होता है, कब वृद्धि करानी पड़ती है। किसी की अगर वात बढ़ गई है तो कौन सी आहार द्रव्य का सेवन कराएंगे उसका सही हो जाएगा, कौन से रस वाले आहार द्रव्य का सेवन कराएंगे कि उसका कफ सही हो जाएगा, उसका पित्त बैलेंस अवस्था में आ जाएगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा था। पंचभौतिक संगठन को देखा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिया शारीर में भी पूछा जाता है और अष्टांग हृदय में भी पूछ लिया जाता है। उससे एमसीक्यूज भी बनते हैं कि कौन सा जो द्रव्य है, कौन से आहार द्रव्य वाले, इसमें कौन सा पंचभौतिक संगठन बताइए आप। उसमें कौन से, जैसे मधुर रस में कौन से पंचभौतिक संगठन पाए जाते हैं, कौन से महाभूत पाए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो हमने पिछले लेक्चर में लास्ट में बोला हुआ था कल क्या पढ़ाएंगे, तो उसमें हमने ये बोला हुआ था आप जो द्रव्य के गुण होते हैं उसको पढ़ के आएंगे, क्योंकि द्रव्य का गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चिकित्सा करने समय, कभी भी जब आप चिकित्सा करोगे तो चिकित्सा में जब उसका संप्राप्ति करोगे तो उस टाइम पे आप मेडिसिनल जो भी यूज करोगे, मेडिसिन यूज करोगे, जो भी आप हर्ब्स प्लांट्स वगैरह वाले जो मेडिसिन दोगे, तो उसमें क्या उसके गुण के बेसिस पे ही तो उसको दोगे कि ये कौन सा गुण वाले आहार है, ये कौन सा गुण वाले द्रव्य हैं, ये कौन सा गुण वाले प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है। इसका गुण, प्लांट का गुण देख करके, दोष का गुण देख करके क्या करेंगे, तभी तो चिकित्सा करेंगे। अगर किसी का, व्यक्ति का, जैसे वात का गुण जब आप पढ़ोगे तो वात किसी का बढ़ेगा तो उसके विपरीत गुण वाले द्रव्य का सेवन करा करके ही तो उसको साम्य अवस्था में लाओगे। तो इस चीज को पढ़ने के लिए हमें गुण जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 गुण में से 20 गुरुवादी गुण होता है जिसको यहाँ अभी पढ़ना है। बाकी के जो गुण होते हैं कहाँ पढ़ोगे, अपराधी वगैरह के गुण जो होते हैं वो आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ोगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 41 में से 20 तो आपको अभी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है, ये जो श्लोक इंपॉर्टेंट मैंने बताया हुआ था, इसको पढ़ के आने के लिए भी बोला हुआ था। तो इसमें क्या कहता है, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशदा विसंति सविपर्या। यानी इतना तक तो है ही, इसका जो विपरीत कर दोगे यानी इसके उल्टे वाले भी 10 और है। ये जो 10 हैं ये तो हैं ही। अब देखो कौन कौन से हैं। द्रव्य के गुण पहले देखते हैं क्या क्या है। द्रव्य के गुण में गुरुवादी 10 गुण और इनके 10 के विपरीत 10 गुण जो होते हैं, कुल मिलाकर 20 होते हैं। ठीक है, 10 तो गुरुवादी के गुण होते ही हैं, लेकिन इसके 10 विपरीत वाले भी होते हैं। दोनों को मिलाकर कितने गुण होते हैं, 20 होते हैं। ये आपको पढ़ना है। कौन कौन से थे, सबसे पहले गुरु देखेंगे। गुरु का क्या मतलब होता है, गुरु का मतलब होता है हेवी, भारी। ठीक है, तो कोई भी जैसे व्रीहन कारक, बढ़ाने वाला, यानी जो भी ऐसे द्रव्य होगा जो बढ़ाएगा, ठीक है, तो उसके बारे में कहेंगे भारी होगा। मंद किसको कहेंगे, यानी शमन कारक, डल जिस जो होता है, एक तो उसको क्या कहेंगे, मंद कहेंगे। हिम किसको कहेंगे, यानी स्तंभन कारक, रक्त आदि के बहने को रोकने वाला, कोल्ड कहेंगे। यानी हिम यानी हिमालय से आप देख सकते हो ये क्या होता है, कोल्ड होता है। उसी तरीके से स्निग्ध क्या होता है, स्निग्ध होता है शरीर में चिकनापन, जो वाइली होता है, सूदिंग होता है, उसको क्या कहते हैं, स्निग्ध कहते हैं। संलक्षण क्या होता है, रोपण कारक, यानी स्थिर करने वाला, स्मूथ होता है। ठीक है, सांद्र क्या होता है, सांद्र मतलब स्वच्छता, साफ सुथरा, स्वच्छता लाने वाला। ठीक है, ठीक, और डेंस। मृदु का क्या मतलब होता है, सॉफ्ट होता है, आसानी से या शीघ्रता से गलने वाला, सॉफ्ट इसको बोलते हैं। स्थिर का क्या मतलब होता है, देखो जो भी गुण पढ़ रहे हो उसका हिंदी में भी पता होना चाहिए, इंग्लिश भी पता होना चाहिए, ताकि आपको इजीली याद कर सको, रिमेंबर कर सको, और कहीं पे लिखना की जरूरत पड़े तो उसको लिख सको। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। स्थिर का क्या मतलब, एक स्थान पर स्थिर रहने वाला, यानी गतिहीन होना, मूवेबल नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, स्थिर कहेंगे। सूक्ष्म किसे कहेंगे, बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा हो, उसे क्या कहेंगे, जैसे कोशिकाओं जो सेल्स वगैरह होते हैं बहुत माइन्यूट होते हैं। विशद का क्या मतलब, शरीर को स्वच्छ क्लियर रखने वाला, यानी साफ सुथरा रखने वाला, हमारे शरीर को विशद कहलाता है। और इसी के 10 विपरीत गुण जो होते हैं सबको मिला के कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। ठीक है, ये देख लो। हाँ जी, गुरु का विपरीत क्या था, लघु। मंद का क्या है, तीक्ष्ण। हिम का क्या होता है, उष्ण होता है, यानी गर्म होता है। तीक्ष्ण का मतलब शार्प होता है। लघु का मतलब हल्का होता है। संलक्षण का मतलब क्या होगा, स्मूथ होता था, तो इसके विपरीत क्या होगा, खर होगा, यानी रफ होगा। ठीक है, सांद्र का मतलब क्या होता था, ठीक था, डेंस था, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या होगा, द्रव्य होगा, यानी शरीर के अंदर बहने वाला या घोलने वाला, लिक्विड कहेंगे इसको। ठीक है,
उसके बाद में क्या कहेंगे, मृदु यानी सॉफ्ट, तो इसका क्या होगा, हार्ड होगा। क्या इसका होगा, कठिन होगा। स्थिर का क्या मतलब, इमूवेबल, तो इसका क्या होगा, चल होगा। यानी जैसे क्या बोलते हैं इसको, कफ का जो गुण होता है, कफ के गुण में क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन जो वात का गुण होता है वो क्या होता है, चल होता है, क्योंकि एक दूसरे के दोनों अपोजिट होते हैं। फिर सूक्ष्म का क्या मतलब होता है, माइन्यूट होता है, विपरीत होता है। इसका विपरीत क्या होता है, मोटा है, बल्कि होता है। ठीक है। उसके बाद में विशद का क्या मतलब, क्लियर है, तो जरूर सीधी सी बात है, जब ये क्लियर का बात हो रहा है तो इसका विपरीत जो होगा पिछिल होगा, यानी शरीर में लेप करने वाला, स्लिमी होता है। इस प्रकार द्रव्यों के कर्म के अनुसार इसके 20 गुण होते हैं, यानी इसके कर्म के आधार पे इसके 20 गुणों को बताया गया है। ये गुरुवादी के गुण होते हैं, याद होना चाहिए। इजी वे में 10 तो आपको याद हो गया है, तो उसका 10 याद करने के लिए ये वाला चार्ट को आप लिख लेंगे, और इसको जल्दी जल्दी में याद करने के लिए ऐसे याद करेंगे, गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, हिम, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, सलक्षण, खर, सांद्र, द्रव्य, मृदु, कठिन, स्थिर, चल, सूक्ष्म, स्थूल, विशद और पिछिल। ये इसका एक दूसरे के अपोजिट है। इसको आपको पढ़ना है और इसको याद करके आना है। 100% याद होना चाहिए, क्योंकि एक जगह नहीं, हर जगह पे मिलेगा। जब वात पित्त कफ का गुण पढ़ोगे वहां गुण, ये गुरुवादी गुण काम आएंगे। जब किसी पदार्थ का गुण पढ़ोगे तब आएगा, पदार्थ विज्ञान में आएगा। तो इसलिए इसको याद तो कर ही लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है रोग और आरोग्य का कारण। जैसे रोगी हैं, ठीक है, या रोगी नहीं है, स्वस्थ हैं, उसका क्या कारण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे काल अर्थ कर्म नाम योगे हीन मिथ्य अतिमात्र का समयोगस्य विज्ञेय रोग आरोग्य कारणम। इसका क्या मतलब होता है, काल, ठीक है, यानी नित्य काल है या अवस्थिक काल है। ठीक है। अर्थ यानी इंद्रियों का विषय, कर्म यानी कायिक मानसिक रोग और वाचिक का हीन योग। हीन, मिथ्य और अति योग। यानी हीन योग हो गया, यानी उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। मिथ्य योग यानी जो कर पा रहे हैं वो फील ही नहीं हो पा रहा है। अति योग यानी ज्यादा ही कुछ समझ में आ जा रहा है। यानी एक तो होता है जैसे कोई भी चीज आप जैसे मधुर रस वाले कोई द्रव्य लेते हैं, तो ये या तो आपको वो मधुर लगेगा, या तो कुछ ज्यादा ही मधुर लगेगा, या तो मधुर लगेगा ही नहीं। यही तो हो सकता है, या तो कम आएगा, या तो ज्यादा आएगा, या तो आएगा ही नहीं। तो नहीं आएगा तो मिथ्य हो गया, आएगा तो क्या हो गया, अति योग। ज्यादा आएगा तो अति योग, और कम आएगा तो क्या, हीन योग कहते हैं। इसी चीज को कह रहा है। होने से रोग की उत्पत्ति होती है, और इन तीनों का संयोग योग आरोग्यता की प्राप्ति करता है। ठीक है। और इन तीनों का जब सम्यक रूप से काम करेगा, कौन से, तो कौन कौन से थे आप देखो, काल, अर्थ और कर्म, ये जब तीनों आपके शरीर में सुचारू रूप से काम करेगा तो आप आरोग्य हैं, यानी आपको कोई रोग नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। यही बात ये श्लोक का कहने का मतलब है। ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, रोग आरोग्य कारणम करके पूछ लेता है को लिखे। तो इसका हिंदी भी आपको पता होना चाहिए, श्लोक भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब रोग और आरोग्यता क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, दोषों का यानी वात पित्त कफ की विषमता, क्षय या वृद्धि का होना ही रोग है। यानी या तो दोष बढ़ जाएगा, या तो कम हो जाएगा, उसका क्षय होगा, या तो वृद्धि होगा, उस यही क्या है, रोग है। और दोषों की साम्यकता, यानी जब वो साम्य अवस्था में होगा तो वो आरोग्य है। जैसे एक श्लोक आता है, कौन से, क्रिया शरीर में पढ़ोगे, जब स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा कही जाती है तो उसमें क्या कहा जाता है, उसमें क्या श्लोक आता है, सम दोष सम धातु सम अग्नि मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वास्थ्य इत धिव्यते। जो आप श्लोक ये पढ़ोगे तो उसमें कहता है जिसकी अग्नि, दोष, ठीक है, दोष और धातु सब कुछ साम्यक अवस्था में काम कर रही हो, उसे हम क्या कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी क्या कह रहा है, काल, अर्थ और कर्म जिसका सब कुछ सही हो उसे हम आरोग्य कहेंगे, जिसका दोष साम्य अवस्था में हो उसे हम कहेंगे। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में क्या है, रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, निज और आगंतुज। निज यानी जो आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा है, अंदर उत्पन्न हो रहा है। जैसे कैसे, जैसे आपके शरीर में वात पित्त कफ बढ़ जाता है, घट जाता है, दोषों की विषमता हो जाती है, या फिर क्षय हो जाता है, तब हम क्या कहेंगे, उसे निज कहेंगे, निज रोग कहेंगे। आगंतुज यानी कोई सी पैरासाइटिक अटैक हो, उसे हम क्या कहेंगे, आगंतुज कहेंगे। इन रोगों के निज और आगंतुज के 2 अधिष्ठान रहते हैं। ये दोनों के दोनों जो रोग है कहाँ रहते हैं, तो काय में, यानी शरीर में। तो शरीर में कौन से रहेंगे, तो वात पित्त कफ होते रहेंगे। और मानसिक रोग में कौन से आ जाएंगे, रज और तम आएंगे। ठीक है। तो ये सारी जो मानसिक रोगों के 2 प्रकार होते हैं, रज और तम, और शारीरिक के कौन कौन से होते हैं, वात पित्त और कफ। ये याद करना।
ठीक है, इसके अधिष्ठान है, इन रोगों का निज और आगंतुक के 2 अधिष्ठान कहाँ रहते हैं, ये दोनों के दोनों रोग तो शारीरिक में रह सकते हैं या तो मानसिक में रह सकते हैं। मानसिक में रहेंगे तो कौन से होंगे, रज और तम होंगे, और शारीरिक दोष जो होगा उसका अधिष्ठान शरीर है, उसमें क्या होगा, वात पित्त और कफ बढ़ जाएगा या प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, इतना ही पढ़ना था इसमें। अब देखते हैं टॉपिक हमारा जो है उसके बारे में क्या पढ़ना है, रोगी की परीक्षा। देखो अब जो पढ़ना है हमें वो क्या है, रोगी की परीक्षा, यानी जो पेशेंट है, जो आपके पास पेशेंट आया हुआ है उसकी परीक्षा कैसे करेंगे कि ये रोगी है भी कि नहीं है। उसकी परीक्षा कैसे करेंगे कि ये जो आया है उसे क्या पूछेंगे, अगर बीमार है तो उसे कैसे पूछ के उसकी परीक्षा कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसमें यही कहता है दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न परीक्षेत च रोगिनम, यानी इसका कहने का मतलब है सबसे पहले तो उसे देखेंगे, उसका दर्शन करेंगे, यानी देख करके पता करेंगे कि इसका शरीर पीला तो नहीं पड़ रहा है, इसका आंखें पीली तो नहीं पड़ रही है, इसे क्या बोलते हैं कमला नाम की बीमारी तो नहीं है, यानी जॉन्डिस तो नहीं है। फिर उसके बाद में स्पर्शन यानी जो पाल्पेशन करके देखेंगे, उसकी नाड़ी को टच करके देखेंगे, या उसके शरीर के ताप को देखेंगे, उसके शरीर के टेम्परेचर को देख के कि ठंडा है कि गर्म है। फिर उससे पूछेंगे कि कहाँ पे आपकी वेदना हो रही है, यानी कहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, किस पोजीशन में आपको दर्द, उस चीज़ों से हम रोगी की परीक्षा करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे कहता है रोगी की परीक्षा के लिए जांच के लिए 3 प्रकार बताई गई है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। रोगी को देखकर इंस्पेक्शन करके, प्रश्न स्पर्शन यानी रोगी को स्पर्श करके पाल्पेशन करके, प्रश्न यानी रोगी से पूछ करके इंट्रोगेशन करके, दर्शन यानी नेत्र से रोगी का वर्ण, पांडुकता, पीलापन, हरापन आदि द्वारा क्रमशः रक्त अल्पकता, पीलिया, हलीमक आदि व्याधियों को का ज्ञान करेंगे। ठीक है, फिर स्पर्शन रोगी को स्पर्श करने के बाद में संताप यानी जो ज्वर में होती है, ज़्यादा क्या हो जाता है टेम्परेचर हो जाता है, शीतलता यानी जो उसके शरीर का शीतलता है उसके बारे में जानेंगे, वर्ण की आदि की स्थिति का ज्ञान करना, और तीसरा क्या है प्रश्न के द्वारा वेदना आदि यानी कहाँ दर्द हो रही है, कहाँ तकलीफ है, लक्षणों का ज्ञान करना। कर्ण नासिका आदि इंद्रियों से भी रोगी की परीक्षा किया जा सकता है, इसीलिए रोग जानने के 6 उपायों का वर्णन भी किया गया जिसे पंच ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, ये रह गया क्या, रोगी की परीक्षा। तो ये आप याद रखना, रोग की परीक्षा और रोगी की परीक्षा में अंतर है। रोग की परीक्षा यानी डिजीज की परीक्षा, हाँ, रोगी की परीक्षा यानी पेशेंट की परीक्षा, दोनों में अंतर है। ये क्या है, रोग की परीक्षा यानी डिजीज क्या हुआ है उसे, रोग कैसे पता करेंगे कि ये डिजीज कौन सी है, कैसा है। तो सबसे पहले इसमें करते हैं रोगम निदानम प्रागरूपम सलक्षणम उपसय याप्ति भी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी रोगम निदानम प्रागरूपम लक्षणों उपसय आपति भी। इसका मतलब है रोग को कौन सा किस दोष के प्रकोप से उत्पन्न हुआ है जानने के लिए, यानी डायग्नोसिस करने के लिए 5 साधन बताए गए, यानी 5 उपाय बताए गए हैं। कौन कौन से, निदान, निदान यानी हेतु, यानी क्या कारण है, एटियोलॉजी यानी कैसे उसे बीमारी हो गया, क्या पैरासाइटिक है, निज है, आगंतुक है, इसके बारे में। फिर होता है पूर्व रूप यानी प्री सिम्टम्स जिसको कहते हैं, यानी जो जैसे बुखार आने से पहले ही आपको पता चलता है आपके शरीर में वीकनेस वगैरह थोड़ी सी आने लगती है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं पूर्व रूप। उससे पूर्व रूप को देख करके पूछ करके पता कर सकते हैं क्या, रोग के बारे में। यानी ये बुखार है, जैसे शरीर का थोड़ा सा वीकनेस आई, ये सारी चीज़ें आई, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डिजीज़ है। फिर रूप यानी लक्षण यानी सिम्टम्स देख करके कि उसका शरीर में पीलापन तो नहीं है, उसके आंखों में पीलापन तो नहीं है, शरीर का हरापन तो नहीं है, उसका शरीर का ताप क्या है, इससे हम क्या पता कर लेंगे, शरीर के ताप से क्या पता कर लेंगे, सिम्टम्स यानी रूप से पता करेंगे। फिर उपसय जिससे सुख की प्राप्ति हो, यानी कुछ मेडिसिन्स देख करके देखेंगे, कुछ केमिकल्स को देख करके देखेंगे कि उसके शरीर में क्या परिवर्तन आ रहा है जिससे उसको सुख की प्राप्ति होती है, जिससे मेडिसिन देंगे तो उसको ठीक प्राप्ति होगी। आपत्ति का क्या मतलब है, आपत्ति का मतलब होता है सम प्राप्ति दोषों का व्यापार, रोग का सम्यक रूप से हो जाना, पैथोजेनेसिस जिसको कहते हैं, यानी जो शुरू से लेकर लास्ट तक जो रोग का प्रोसेस होता है, रोग होने से लेकर के उसका संप्राप्ति यानी लास्ट स्टेज तक का क्या क्या प्रोसीजर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डिजीज का जो शुरू से लेकर के लास्ट तक का जो प्रोसीजर है उसे हम आपत्ति कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है,
यही इसका है। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में बात पता करेंगे कि रोग के बारे में, चिकित्सा के चतुष्पाद के बारे में, कौन सा रोग सुख साध है, कृष साध है, क्या ये ठीक होने वाला है, नहीं ठीक होने वाला है, इससे रिलेटेड जो भी बात है, सुख साध, कृष साध, ये ऐसे करके सारे रोग होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह गया हमारा वो है चिकित्सा के चतुष्पाद, हमेशा 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक वगैरह उसमें जो होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। द्रव्य के बारे में, गुण के बारे में, चिकित्सक के बारे में, रोगी के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है।